जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छाया ग्रह राहु के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। ज्योतिष के 9 ग्रहों में राहु को भी एक छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में दुख का कारक माने जाने के साथ ही अशुभ और पापी ग्रह भी माना गया है। जन्म कुंडली में राहु के अशुभ प्रभाव में होने पर आपको तमाम तरह की परेशानी आती है। वहीं कभी कभी राहु व्यक्ति का भाग्य भी बदल सकता है, भाग्य बदल देता है। वो राहु ही है जो मंगल के साथ में बैठने पर उसका असर शून्य तक कर देते हैं। वहीं मंगल भी राहु को निष्क्रिय कर देते हैं। राहु ग्रह को अनिष्टकारी ग्रह माना जाता है। राहु का प्रभाव कुंडली के सभी 12 भावों में अलग अलग पड़ता है, परंतु ऐसा नहीं है कि राहु व्यक्ति को सदैव बुरे फल ही देते हैं। राहु को राजनीति का कारक भी माना गया है। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं या चोरी या बुरे कर्म, दुष्कर्म और स्किन प्रॉब्लम के लिए धार्मिक यात्राओं, इन सभी के लिए कारक भी कहा जाता है। ज्योतिष में राहु को किसी भी ग्रह का स्वामित्व या किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में या वृषभ राशि में उच्च का होता है। वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच का माना जाता है। कहीं कहीं लोगों की धारणा है वृषभ राशि में उच्च का मानने की और कहीं कहीं मिथुन राशि में उच्च का मानने की है, इसीलिए वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच राशि का माना जाता है। अब राहु को छाया ग्रह क्यों कहा जाता है? 27 नक्षत्रों में राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी है। तो दरअसल सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा का मुख सूर्य की ओर होता है, जो पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव से दिन में एक अशुभ समय अवधि निर्मित होती है, जिससे शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। इस अवधि को ही राहु काल कहा जाता है। यह अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है, 90 मिनट की होती है और स्थान और तिथि के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिल सकता है। यदि राहु किसी की कुंडली में शुभ हो तो मस्तिष्क में शुभ विचार उत्पन्न होते हैं, बुद्धि से काम लेकर के अच्छे कार्यों को अंजाम देता है। राहु व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता दिलाता है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। राहु ग्रह अपने मित्र ग्रहों बुध, शुक्र, शनि के साथ में बली होता है। वहीं अशुभ राहु के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याएं आ सकती है। पाप पीड़ित राहु के कारण हिचकी, पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक आदि की समस्याएं जन्म लेती है। राहु अपने शुभ ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति के साथ में कमजोर होता है। वहीं राहु राशि से 3rd, 6th, 11th भावों में उत्तम फल देता है। मिथुन राशि मूल त्रिकोण राशि है, तो राहु की कन्या राशि स्व राशि मानी जाती है। राहु अपनी राशि के अनुसार अपनी राशि से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव पर विशेष दृष्टिपात करता है। मूल रूप से राहु भोग या काल्पनिक भय, झूठ का कारक ग्रह है। यह अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में फैलाता है और किसी भी छोटी बात को, छोटी चीज को हाइप करके बहुत बड़ा बना देता है। तो आइए जानते हैं कि मीन राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आप कर्क राशि के लिए राहु आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में आकर के प्रभावित करेंगे। राहु की भाग्य भाव से प्रथम भाव पर शत्रु दृष्टि होगी, पराक्रम भाव पर मित्र दृष्टि होगी और राशि से पंचम भाव पर शिक्षा और संतान भाव पर शत्रु दृष्टि होगी। मीन राशि में राहु का गोचर कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस दे सकता है। यह आध्यात्मिक और व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी परिवर्तन के अवसर भी ला सकता है। यात्राएं इस गोचर में बहुत होंगी। जो अविवाहित है उनके विवाह की संभावनाएं बनेगी। विदेश यात्रा या तीर्थ यात्रा का सुख भी प्राप्त होगा। जीवन साथी की अनुकूलता, भाई बहनों के स्नेह, शिक्षा में, कीर्ति में वृद्धि मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे। सरकारी सहायता प्राप्त हो सकती है या सरकारी योजनाओं से फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन राहु की राशि भाव पर दृष्टि होने के कारण मानसिक व्यथा भी रहेगी, क्योंकि राहु और चंद्रमा आपस में शत्रु है। इस अवधि में आपका भाग्य अनिश्चित और अस्थिर रहने की आशंका है। आपकी धार्मिक मान्यताओं में बदलाव भी ला सकता है। तो आइए अब बात करें राहु के स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव के बारे में। मीन राशि के राहु के गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आपको तनाव से बचना चाहिए
और साथ ही साथ गलत फहमियों को खत्म करने के लिए रिश्तों में प्रभावी ढंग से बातचीत करनी चाहिए, संवाद करना जरूरी है। इस दौरान आप अपने पिता के साथ में या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ में संबंधों में कटुता महसूस कर सकते हैं। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित भी हो सकते हैं। आप फालतू यात्राएं करके परेशान होंगे और व्यर्थ में पैसा खर्च करेंगे और उससे हासिल कुछ नहीं होगा। राहु के आर्थिक और व्यावसायिक प्रभाव के बारे में, आपको एक छोटी सफलता हासिल करने के लिए भी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। राहु की इस गोचर अवधि में आप कम आशावान रहेंगे और आपके आसपास की चीजों पर विश्वास कुछ कमजोर हो सकता है। इस गोचर में विदेश जाने की भावनाएं जागृत होंगी और इस दिशा में प्रयास करने पर सफलता भी मिल सकती है। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अधिक संघर्ष के बाद में ही जॉब मिल सकती है। तो आइए अब बात करें राहु का दृष्टि अनुसार फल। राहु अपनी राशि से 5वें भाव पर, 7वें भाव पर और 9वें भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित करता है। उन दृष्टियों का मैं अलग अलग बतला रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपकी राशि पर है, फर्स्ट हाउस पर है। मीन राशि में राहु के गोचर से आपको दूसरों को सताने में या दूसरों को परेशान करने में आनंद आएगा, खुशी महसूस हो सकती है। ऐसे गोचर का भाग्योदय या ऐसे जातक का भाग्योदय विशेष स्थिति में ही हो पाता है। राहु की सप्तम दृष्टि के बारे में बात करें जो कि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। 9वें भाव पर राहु के गोचर से भाई बहनों के संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है या गलतफहमियां बन सकती है, भाइयों से अलगाव तक हो सकता है। मानसिक चिंताएं, धर्म और परंपराओं से हट जाना और साथ ही पिता से अनबन होना इस गोचर में संभव है। राहु त्रिकोण भाव में, इसलिए निश्चित उद्देश्य लेकर के यात्रा करने वाला भाव उत्पन्न हो सकता है। विदेश यात्राओं से, विदेश व्यापार से या विदेश में सफलता और लाभ मिल सकता है। इस समय आप पराक्रमी सिद्ध हो सकते हैं और साथ ही साथ तंत्र साधना की ओर रुचि बढ़ सकती है। आइए अब बात करें राहु की 9वीं दृष्टि जो कि शिक्षा और संतान भाव पर अर्थात पंचम भाव पर पड़ेगी। 9वें भाव में स्थित राहु के प्रभाव से बुद्धि बल में विकार आ सकता है, दुष्टता का भाव जागृत हो सकता है, अपने प्रेम संबंधों में कुछ उथल पुथल का सामना भी करना पड़ सकता है, साथ ही अपने पेशेवर जीवन में भी उलझन महसूस कर सकते हैं। आइए अब बात करें राहु दोष निवारण के उपायों के बारे में। शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के काले रंग का झंडा फहराएं। वो कोई न कोई डंडे की सहायता से, बांस की सहायता से इस प्रकार लगाएं कि झंडा फहराता रहे। भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करें और जब भी कोई भयंकर संकट हो उस समय ये उपाय अपनाने से उस संकट से मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, राहत मिल जाती है। आवारा कुत्तों को या फिर घर में कुत्ता पाल करके दूध रोटी खिलाने से राहु के दोष का शमन होता है, शुभ परिणाम मिलते हैं। कोई पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान करने से सफलता मिलती है। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को जटा वाला नारियल प्रातःकाल राहु काल में जो कि 9 से 10:30 के बीच में आता है, स्वयं के ऊपर से 11 बार क्लॉकवाइज घुमा करके जल में विसर्जित करना चाहिए या फिर शनि मंदिर, भैरव मंदिर या हनुमान मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। राम रक्षा कवच धारण करें या फिर काल भैरव कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान हो राम रक्षा कवच और काल भैरव दोनों का संयुक्त कवच बना करके धारण करे तो और ज्यादा शुभ माना जाता है। राहु एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम रावे नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। उससे राहु के जो अशुभ फल होते हैं वो नाश होते हैं, शुभ फलों की वर्षा होती है। तो ये था राहु का मीन राशि में गोचर फल। ये गोचर फल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। वैसे जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। वर्ष भर में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा ही लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी हो जाती है। उससे या तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो जाते हैं और या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस समय काल का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। जब भी आपके मन में जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर पर अपने कन्वीनियंट टाइम पर जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज ड्रॉप करना है।
आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी हर समस्या के बारे में, जो जब पर्सनल से पर्सनल हो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी समस्या के बारे में बातचीत कर सकते हैं, जो भी जानना है वो जानकारी कर सकते हैं, और हम आपकी समस्याओं का कारण और निवारण दोनों बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आप समस्याओं से सिर्फ और सिर्फ जूझते ही नहीं रहें, अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भैरवनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।